बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पिछला पेपर जो था गणित का था वह सबका अच्छा हुआगा। क्यों? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था और जितना कि हमने दिया था उसी टाइप के क्वेश्चन उसमें क्या किया था, पूछा था। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान से लेकर के हम आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान का जितना पार्ट है यानी जितना अध्याय है सबका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें चारों अध्याय होंगे, जो आपको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड पेपर देने में कोई समस्या नहीं होगा और आसानी से पेपर दे सकते हैं। जो महत्वपूर्ण वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो बोर्ड पेपर में क्या करते हैं, आते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। तो मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में आपका रहेगा, पार्ट 1 में रहेगा रसायन विज्ञान, पार्ट 2 में रहेगा आपका भौतिक विज्ञान और पार्ट 3 में रहेगा आपका जीव विज्ञान। इस प्रकार आपका विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं सब पेपर आपका एक ही होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 10वीं में सब एक ही होता है। इसलिए आप पार्ट जो है यानी अध्याय 1 है, फिर 2, 3, 4 करके मैं सब बताऊंगा। तो आइए प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं अध्याय 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्या करते हैं, बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद के अणु होते हैं दोनों पक्ष जब क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह रासायनिक समीकरण जो होगा वह संतुलित रासायनिक समीकरण। और इससे पहले मैंने भी बता दिया आपको, अब फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर कोई समीकरण होगा, अगर मान लीजिए कि Na+Cl मिला करके आपका NaCl बनता है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। तो मैं आपको बता दूं तीर के इधर वाला भाग अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। तो अभिकारक 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। और हम कह सकते हैं अगला जो बना वो क्या है, उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। तो हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या और उत्पाद अणुओं की संख्या दोनों का होती है, बराबर होती है। यानी जितने अणु मिलकर के अभिकारक बनते उतना ही अणु मिलकर के क्या बनते हैं, उत्पाद बनते। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम इधर बताइए Na कितना है, 1 है। इधर कितना है, इधर भी 1 ही है। Cl इधर कितना है, तो Cl 1 है और इधर भी कितना है, 1 ही है। तो आप बताइए दोनों पक्ष बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर हम आपको कहें कि मान लीजिए यहीं पर 2 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तो 2 करेंगे तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सोडियम इधर देखें तो कितना है, 1 है। इधर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन आपका कितना है, 1 है। लेकिन इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप बताइए जितना इधर है उतना इधर है क्या। तो हम कहेंगे यह असंतुलित है, संतुलित नहीं है। यानी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और मैं आपको बता दूं सब टोटल वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अगर हम कह दे स्पेशल वीडियो बना इसका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने में उष्मा का होती है, निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे रासायनिक अभिक्रिया होने में उष्मा का होती है, निकलती है तो उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। और वह रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा क्या करता है, सोखता है। कहने का मतलब उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया को आप समझा सकते हैं। अगर जिस भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ, आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से तैयार
कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, कर अपघटन तथा वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगला कर प्रतिस्थापन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन से आप क्या समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस पांचों टॉपिक में से आपका एक या दो टॉपिक पूछना कन्फर्म है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये स्पेशल वीडियो बना करके मैंने रखा है, इसमें पहले से डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी भाषा में हमने आपको समझाया है और आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वहां से आप इसको क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को भी मैंने हम बताया उस वीडियो में, आप जाकर के आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के उपाय भी लिखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसी धातु को नमी की अवस्था में, अगर नमी के उपस्थिति में रख देते, जहां नमी होगा तो उसमें लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, लाल भूरे रंग की परत कह देंगे, और अलग अलग धातु पर अलग अलग की परत चढ़ जाती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे अगर किसी छड़ को, लोहे के छड़ को लीजिएगा और जहां नमी पानी उनी होगा या छत पर बरसात में रख दीजिएगा, तो उसमें देखेंगे तो लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो उस जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जंग लगने के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के उपाय क्या है, तो बचने के उपाय हम कह सकते हैं कि बचा कैसे जा सकता है, तो उसको पेंट या पॉलिश करके, तेल या ग्रीस लगा करके या दूसरे धातु का आवरण चढ़ा करके हम उसको संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपके घर पर रेलिंग हुआ या घर का दरवाजा हुआ, जो भी चीज रंगा जाता है तो इसलिए नहीं रंगा जाता है कि आपको सुंदर लगेगा, उससे ज्यादा जरूरी चीज ये होता है कि उसको संक्षारण से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। अगर दरवाजा लगा दीजिए बस लोहे का, अब कुछ दिन बाद देखिए तो धीरे धीरे जंग लग करके क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। तो उसको पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको संक्षारण से बचाया जा सके। वरना ब्लैक रंग का ज्यादा लोग रंगते, ब्लैक कौन सा रंग है कि अच्छा लगेगा, लेकिन वो संक्षारण से बचाने का उपाय है। तो हम कह सकते हैं, अगर जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो हम बार बार करें, सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपका अध्याय 1 से है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए अध्याय 2 पर आते हैं, जो कह रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, यानी जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दूं पीएच स्केल भी आपसे पूछता है। पीएच स्केल पूछेगा तो उस स्थिति में जानते हैं क्या करेंगे, तो पीएच स्केल कहाँ तो होता है 1 से लेकर के 7 तक, फिर से 7 से लेकर के 14 तक। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम आएगा तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक आएगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो सूचक का मतलब होता है कि जो सूचना देता है कि वो पदार्थ यानी जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय, तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। कितने प्रकार के, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, और मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। ये विरंजक चूड़ भी कह सकता है, ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ का फार्मूला होता है। कर रासायनिक नाम भी लिखिए और उसका उपयोग भी लिखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी आप देख लीजिए। अगला करा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक नाम वो उपयोग भी लिखिए कि पीओपी कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग आप क्या कीजिए, लिखिए, आसानी से इसको देख सकते हैं। अगला कह रहा है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का क्या कहते हैं, खाने का सोडे का रासायनिक नाम तथा उपयोग का कीजिए आप लिखिए। तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का इसका रासायनिक नाम और उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन का है धावन सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम व उपयोग लिखिए। इसको भी आप समझ, और मैं आपको बता दूं लिख के रख लीजिएगा, मैंने कह दिया है इस चारों में से कोई एक पूछेगा। इसमें
विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या बेकिंग सोडा या धावन सोडा में से आपको पूछेगा। अगला कह रहा है अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर के आप क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर के आप क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अध्याय 1 और 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो गया। अगला जो होगा अध्याय वो आपका अध्याय 3 होगा। प्यारे बच्चों तो अध्याय 2 तक का महत्वपूर्ण हमने प्रश्न दे दिया आपको। अध्याय 3 जो है वो है धातुओं एवं अधातु, यानी धातु एवं अधातुएं। इससे संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सक्रियता श्रेणी अथवा विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो हम आपको बता दें विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं जब किसी तत्व को उसके क्रियाशीलता के आधार पर जब रखा जाता है तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और हम आपको बता दें जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक, और इससे कम इससे नीचे, फिर उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे, उससे कम, ऐसे श्रेणी बनता जाएगा और सबसे कम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि वो तत्व को विभाजित कर सकता है या अलग कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व रहेगा ना अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिकों से अलग कर सकता है, लेकिन जो कम क्रियाशील वाला तत्व रहेगा वो अपने से अधिक क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिकों से अलग नहीं कर सकता। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। तो हमने कहा इस क्रम में जब इसको रखा जाता है तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी अथवा विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके हमने डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लराज या एक्वेरेजिया से आप क्या समझते हैं। तो कभी कभी आपको अम्लराज एवं एक्वेरेजिया से पूछ देता है, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्रिय गैस या उत्क्रिय गैस से आप क्या समझते हैं। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। तो सबसे इजी भाषा में हम कह दें आपको कि जिस तत्व की संयोजकता शून्य होती है, यानी जिस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद वह जीरो समूह में प्रवेश पाता है तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। उस गैस को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं तो उस गैस को हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, कुछ भी कह सकते हैं। अक्रिय दिया है, उत्कृष्ट दिया है, निष्क्रिय भी हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और करा इनके नाम लिखिए। तो नाम में क्या दिक्कत है, हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोश में 8 नहीं होता है, 2 होता है और पहले वाले बॉक्स में 2 होना चाहिए, 2 रहता है, इसीलिए क्या परिपूर्ण है, इसलिए क्या है, अक्रिय है। तो हम कह सकते हैं हीलियम, नियान, निडान, जेनान ये सब चीजें क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैस है। और आवर्त सारणी में जो अब की बार आपके सिलेबस से बाहर हो गया, यानी अध्याय 5 था, इससे पहले उसी में आवर्त सारणी का आता था। आवर्त सारणी के जो शून्य समूह के तत्व रहते हैं उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अगला करें खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि खनिज किससे कहते हैं, तो कहेंगे भूपर्पटी के अंदर से खोद करके निकाला गया वह पदार्थ जिसमें अनेक अशुद्धियां मिली रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें तो क्या कभी सोना आपको ऐसे मिला, जैसे कान में का, नाक में का जो भी बनता है, क्या वो बना हुआ आता है क्या खदान से, वैसे सोना आता है और ले जाकर के दुकानों पर उसको सुनार लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, आभूषण बनाने वाले उसको ऐसा बना देते हैं। तो कभी कोयले के खदान से, तो कोयले के खदान से या कहते हीरा निकलता है या लोहा चाहे जो भी मिलता है, तो क्या ये फ्रेश रहता है क्या, उसमें अनेक अशुद्धियां मिली रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उसमें जो छाट करके निकाल जाता है उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो खनिज और अयस्क में अंतर सबसे ज्यादा पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं। तो वह रासायनिक अपक्रिया जो वायु के अनुपस्थिति में, और यही जानना चाहता है एग्जामिनर
कि वायु के अनुपस्थिति में जो अपक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी धातुओं के अयस्कों का सांद्रण जब होता है तो वायु के अनुपस्थिति में, यानी वायु उपस्थित नहीं रहता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और दूसरा जो कह रहा है वो भर्जन कह रहा है, तो भर्जन हम किसे कहते हैं, तो वह अयस्कों का, उस विधि को अयस्कों का जिसमें सांद्रण किया जाता है उसमें वायु उपस्थित रहता है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो निस्तापन और भर्जन भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। बहुत से विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लवन विधि है, तो इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। इसमें फेन प्लवन विधि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि तो और आसान आपके लिए। अब अगला क्या है, मिश्र धातुओं से आप क्या समझते हैं। तो मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के पदार्थ बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में कोई भी अगर आभूषण बनाया जाता है तो उसमें अगर कह दे, जैसे कि आप देखते होंगे सोना जो होता है तो 24 कैरेट का होता है, फिर 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, तो क्या होता है, प्योर जो होता है वो 24 कैरेट का रहता है, और जब कम होता जाएगा तो उसमें अनेक पदार्थ अन्य धातु भी मिला करके वो बनाई जाती है। इसलिए देखिएगा जो सोना अगर 24 कैरेट का होगा उसका रेट दूसरा होता है, और जैसे कैरेट का मान घटता जाएगा तो सोने का दाम भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका तीसरा अध्याय जो था धातु एवं अधातुओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपके लिए लेकर के अध्याय 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कार्बन तथा इसके यौगिक है। पहला करें, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, समझाइए, उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। करें सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब दो तत्व आपस में बराबर की साझेदारी करते हैं। बराबर की साझेदारी का मतलब ये है कि जब कोई परमाणु रहेगा एक और दूसरा ये रहेगा तो दोनों बराबर की साझेदारी, अगर दो ये देगा तो दो लेगा भी, यानी दो ये देगा तो ये भी दो देगा, यानी कहने का मतलब जब लेने देने बराबर होगा, यानी जितना लेगा उतना देगा, तो लेने और देने से जो इनके बीच बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम आपको और बता सकते हैं कि सहसंयोजी बंध मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, तो जितना ये लेगा उतना इसको ये देगा भी। हम कह सकते हैं जब बराबर के साथ जितना लेगा जितना देगा तो उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार हो सकता है एकल सहसंयोजी बंध, हो सकता है एक लेगा एक देगा। द्वि सहसंयोजी बंध हो सकता है दो लेगा दो देगा। त्रिसहसंयोजी बंध हो सकता है तीन लेगा तीन देगा। तो उनके बीच जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा कहिएगा वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो एकल बंध से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। ये बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एकल बंध से जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे संतृप्त कहलाएगा। अगर वो डबल या ट्रिपल बंध से जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि जरूरी है क्या सर कि इसमें एकल बंध लिखा हुआ दिखाए या ऐसा दिखाए, हो सकता है कि ऐसा चीजें वो न दिखाए, तब हम कैसे समझेंगे कि यह संतृप्त है कि असंतृप्त है। लेकिन मैं परिभाषा लिखने की तरीका को अगर पूछेगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जब कोई यौगिक दो कार्बनिक यौगिक आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और जब डबल या ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। और तरीका एक और होता है, मैं आपको बता दूं, उम्मीद कर रही है बच्चे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला जरा ध्यान से सुनिएगा, चलिए इसको भी लिखे रहने देते, संतृप्त कह देते हैं। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए कोई ऐसा यौगिक आ गया और पक्का है पूछेगा आपसे, देखिएगा जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको CH4 दे दिया जाए, या हम कह दें C2H4 दे दिया जाए, और C2H या C3 ले लीजिए, C3H4 ले लिया जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका और होता है, मान लीजिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दिखे ना, ऐसा लिखा हो तब क्या होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतृप्त कब होगा, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से अधिक होगा।
दोगुने से क्या होगा, अधिक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो संतृप्त कहलाएगा। तो हम जरा बता देना चाहते हैं, आप बताइए कार्बन यहाँ कितना है, एक है, कुछ नहीं तो एक है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो एक कार्बन, तो एक कार्बन का दोगुना 2 होगा ना, तो 2 से अधिक है कि नहीं, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से अधिक होगा तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब जरा फिर से देखिएगा, अगर दोगुने के बराबर होगा या दोगुने से कम होगा तो उस स्थिति में वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। जरा हम आपको समझा देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर हम आपसे कहें कि संतृप्त असंतृप्त, तो समझ गए, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से अधिक होगा, बराबर या कम नहीं हो सकता, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। अगर हम कहें हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 4 है, ठीक है, और कार्बन की क्या है, 2, तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा। जब हमने कहा जब किसी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने के बराबर होगा या दोगुने से कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, असंतृप्त होगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 इसका है भी, तो दोगुने के बराबर है तो क्या है, असंतृप्त है। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 दूना इसका दुगुना 6 होगा, ये है कितना, 4, तो इसके दोगुने कार्बन की संख्या के दोगुने से कम है ना, तब भी क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। और लिख के रख लीजिए, एक बहुविकल्प यहाँ से आपको पूछेगा बोर्ड पेपर में। अगर हम कहें आपसे कि जब इतनी बात क्लियर हो गई कि सर सिंगल बॉन्ड रहेगा संतृप्त रहेगा, डबल या ट्रिपल रहेगा तो क्या होगा, असंतृप्त होगा, तो जरूरी है इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आप परिभाषा दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिफैटिक यौगिक एवं एरोमेटिक यौगिक, आप ध्यान से सुनिएगा, एलिफैटिक यौगिक या और एरोमेटिक यौगिक को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक से आप क्या समझते हैं, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ये सब क्वेश्चन आपका कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, एक बार देखेंगे तो तैयार हो जाएगा, इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन तथा अपमार्जक से आप क्या समझते हैं, साबुन होगा और अपमार्जक से आप क्या, साबुन जानते हैं क्या होता है, अपमार्जक आप जानते हैं, डिटर्जेंट भी कह सकता है, आप क्या समझते हैं इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कभी कभी आपको साबुन नहीं पूछेगा तो साबुन के अच्छे गुण पूछ सकता है, कि जो साबुन, जिस साबुन से हम नहाते हैं कपड़ा धुलते हैं, उसके अच्छे गुण, नहाने वाले साबुन की बात कर रहा है, वो कह भी दे सकता है, वैसे कहेगा तो आप गुण लिखिएगा। साबुन अच्छे साबुन के क्या गुण होंगे, साबुन जब हम उसको करें तो जब प्रयोग करें तो चटकना नहीं चाहिए, चिकना और मुलायम होना चाहिए, क्षार युक्त नहीं होना चाहिए, वरना क्या यानी कहने का मतलब जब नहाते तो आंखों में लगता है तो क्या कर सकता है, त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस प्रकार साबुन के अच्छे गुण को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। योगात्मक और संकलन अभिक्रिया को देख लीजिएगा। अगला करा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप समझाइए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप देख लीजिएगा। और अगला और लास्ट जो टॉपिक आपका होने वाला है वह आपका है, जानते हैं क्या, IUPAC नेम लिखना। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। IUPAC नेम लिखना आप सीखे होंगे, नहीं तो हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके इस पर डाल देंगे। IUPAC नेम लंबा टॉपिक होगा, जब बड़ा टॉपिक रहेगा तो समय चाहिए, इसमें समय अगर देंगे तो आपको ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से आपको IUPAC नेम का एक टॉपिक अलग से बना दूंगा जो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10 विज्ञान के रसायन विज्ञान का एक भाग है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का अध्याय 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है और इससे बाहर से नहीं पूछेगा। इतना अगर तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में कोई समस्या आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो यह पार्ट 1 आज के लिए आपके लिए इतना रहने देते हैं। अगला जस्ट तुरंत ही बाद में इसके वीडियो लेकर अगले दिन हम लेकर के वीडियो आएंगे, जो आपका क्या होगा, तो हम कहेंगे वो आपका वीडियो जो होगा भौतिक विज्ञान से फिजिक्स से होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।